हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हमारा जो नोटिफिकेशन आया था यूपी पुलिस का, कल से उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ गई है और आज से ये बैच शुरू हो रहा है मेरा पॉलिटी और हिस्ट्री का। पूरे जीएस को मैं कवर कराऊंगी, जो आपका 75 मार्क्स का वेटेज है यूपी पुलिस की वैकेंसी में। आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की क्लास से, पॉलिटी हिस्ट्री, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कराऊंगी। तो जितने भी लोगों का यूनिफॉर्म का सपना है, वर्दी का शौक है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और आप मोटिवेटेड रहिए। लहरों से डरकर नहीं आप पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी चलती है दाना लेकर, 100 बार दीवारों पर गिरती है, फिसलती है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ये रहेगी पॉलिटी की। जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक, जब से हमारी फ्रीडम हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से ये काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है। इसमें से आपको हर एग्जाम में, जो भी आपके वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को लगभग 15 अमेंडमेंट्स हैं, जो मैं आपको टेबलर फॉर्म वन लाइनर में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम का फॉर्मेट है वो वन लाइनर है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको थोड़ा सा कनेक्टिंग द डॉट्स आप कीजिएगा कि थोड़ा सा ये क्या, कब, क्यों, कैसे हुआ, ये अगर आप यहाँ पे बैठा लेंगे तो हर चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगी जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ उसके कॉन्टेक्स्ट को मैं समझा सकती हूँ वहाँ समझाऊंगी। तो बस वो आप थोड़ा सा समझिएगा। बाकी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें वन लाइनर ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से ये क्लास रहेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे 1951 की, जब हमारा पहला का संविधान संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड जान लिए कि आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी, कि जब ब्रिटिश रूल था तो जमींदारी सिस्टम था। तो जो है जमींदारों को हजार हजार बीघा की वो ओनरशिप, मालिकाना हक दे दिया जाता था। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा कंट्री, तो ये देखा गया कि कुछ लोगों के पास 1000, 2000, 3000, ये जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास ऐसी जमीनें थे 2000 बीघे की, 1000 बीघे की, और कुछ लोग एकदम लैंडलेस थे, एकदम पुअर लैंडलेस फार्मर्स। तो जो है ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए, कि जमीन का समान बंटवारा हो सके, इसके लिए जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाती है हमारी गवर्नमेंट। लेकिन होता क्या है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर दिया जाता है बार बार कोर्ट में, उसको संवैधानिक रूप से चुनौती दे दी जाती है। तो हमारा जो पहला अमेंडमेंट रहता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में, वो इसी चीज़ के ऊपर बनता है कि सरकार क्या करती है कि एक नया शेड्यूल क्रिएट करती है। नए शेड्यूल में जो है वो ऐसे लॉज को रिप्लेस करती है जिनमें जो फ्री फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी होते हैं, जिनमें जो है न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, और वो रेस्ट्रिक्शन से बाहर रहते हैं कि उस पर जुडिशरी कुछ कर सके। तो संवैधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती है नए शेड्यूल में। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1951 में, वो 9th शेड्यूल का क्रिएशन होता है, और उसके अंदर इस मामले को ले जाया जाता है जमींदारी सिस्टम ऑबोल्यूशन, ताकि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो सके और ये कोर्ट में चैलेंज न किया सके। तो हमारा पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 में होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि किस लिए होता है, तो ये जमींदारी का जो प्रथा था उसको खत्म करने के लिए होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आपको यहाँ पे जो सारे मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो बताऊंगी। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि जो है आपका जमींदारी एबोलिशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ, एमसीक्यूज में, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 42nd, वट एवर इट इज़। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपने कॉपी में बस ये नोट डाउन करते चलिएगा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जमींदारी एबोलिशन, ऐसे करके आप अपने नोट्स बनाइएगा। बाकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये जो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्या था। टोटल 15 है, आप उसको ये पॉइंट्स में लिखते चलिएगा। अगर मेरे से पॉइंट्स कोई मिस हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि 15 है। ठीक है, मैं सीरीज वाइज आती हूँ 1951 से लेके अब तक जो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, 1951 आपका हो गया। उसके बाद आइए 1956 में। अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज हो या फिर जनरल अवेयरनेस हो, तो 1956 में क्या होता है कि जब हमारा देश बनता है तो अलग अलग जो स्टेट्स रहते हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने आइडेंटिटी की मांग करते हैं, भाषा के आधार पे वो राज्य बनाने की मांग करते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश जो आपका बना था वो काफ़ी हिंसा के बाद बना था। काफ़ी एक कोई एल्यूरी कोई पर्सन थे, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उनकी भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तब जाके जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी, जो 1956 में बनी, और ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होता है। सेकेंड,
सॉरी सेवेंथ अमेंडमेंट में होता है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट है, उस सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके अंदर में क्या होता है कि आपके जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, स्टेट्स, ये आपका सेकेंड है, ठीक है। मैं रोमन में लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे। ये सेकेंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 में। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का, यूनियन टेरिटरीज रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जो राज्य पुनर्निर्माण एक कमेटी बनती है, उसके बाद नए नए स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये जो आपका सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होता है। फाइन, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ। ये इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। इतने ज़्यादा परिवर्तन किए गए इसमें, ठीक है। और ये सबसे लंबा संविधान संशोधन था और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। कई सारे क्वेश्चन आपको 10 में से 8 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां जो हमारा संविधान संशोधन था वो सबसे बड़ा था और सबसे मेजर है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट। अच्छा, जब ये हमारा 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, तो क्या आप बता सकते हैं उस समय हमारे देश में किसकी सरकार थी? द आयरन लेडी, इंदिरा गांधी की सरकार रहती है जब हमारा ये 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये पूछा जाएगा, देखिए हमारे जो मूल संविधान था उसके अंदर ये 3 वर्ड्स ये इम्प्लीमेंट किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, जो कि ओरिजिनली नहीं थे, इस संविधान संशोधन से हुए। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। तो आपसे ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे पूछता है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी फ्रेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाए गए थे। तो आपका आंसर रहेगा 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। इसको जिनका मीडियम हिंदी है वो थोड़ा सा हिंदी में मैं बता दे रही हूँ। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। समाजवाद, ये 3 फ्रेजेस जो थे, समाजवाद। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, कि मतलब जो स्टेट है उसको रिलीजन से नहीं कोई मतलब है, धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्षता, ठीक है। और इंटेग्रिटी होती है अखंडता। तो ये तीनों वर्ड्स हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे संविधान में ऐड किए गए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है, ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे होती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, कि वो जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार रहती है, प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाती हैं इस चीज़ के ऊपर कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या किया जाए। जैसे हमको अधिकार तो मिल गया फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3A में, अब हम नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी होता है, तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर एक कमेटी बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और उनके रिकमेंडेशन से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में ये इम्प्लीमेंट हुआ। क्या इम्प्लीमेंट हुआ? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी कमेटी रहती है ये भी पूछ दिया जाता है आपके वन लाइनर एग्जाम्स में, ये पूछा जाता है कि आपका कौन सी कमेटी थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में ये होता है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में इम्प्लीमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये 42nd अमेंडमेंट से होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको एकदम याद रखना है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया जाता है हमारे 42nd अमेंडमेंट से, और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको मूल कर्तव्य कहते हैं हिंदी में, मूल कर्तव्य जो है आपका वो पार्ट 4A से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट के अंदर लाया जाता है। ये इसको खास आप ध्यान रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। 42nd अमेंडमेंट से पूछा ही जाता है, और मिनी ऐसे पूछ देगा आपसे कि कौन से संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो आपको 42nd अमेंडमेंट है। और सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो 42nd आपका है, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं हमारा जो आपका 73rd अमेंडमेंट है,
और 74 अमेंडमेंट। देखिए होता क्या है कि जब आज़ादी होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज का प्रोविज़न रहता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला रहता है। तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है वो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है। जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है। तो तब से जाके हर साल, मतलब हर 5 साल पे पंचायत के चुनाव मैंडेटरी हो गए और प्रॉपर तरीके से पंचायत काम करने लगी, जो आपकी 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ग्रास रूट लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट में क्या होता है, 73rd, ये सब आप लिख सकते हैं, और अदरवाइज मैं PDF भी दूंगी, लेकिन आप रफ नोट्स बना लीजिए। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो है हर 5 साल पे इलेक्शन हो, और पंचायती राज को, पंचायत की जो बॉडी है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा। ये हमारे 73वां संविधान संशोधन है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, जितना भी मैं करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक दर्जा मिले हमारे पंचायती राज को, ठीक है। ये हो गया। अब 74वां संविधान संशोधन, ये तो हो गया कि ग्रास रूट लेवल के जो डेमोक्रेसी है रूरल एरिया में। अब अर्बन एरिया में, शहर में इसका क्या रूप है, वो म्यूनिसिपैलिटीज़ है। तो 74th अमेंडमेंट में, 74th अमेंडमेंट में हमारे ये यहाँ से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 73rd में, और 74th में आपको दिया गया इसको, किसको, म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया। अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पार्ट में, तो आपका जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है, वो पार्ट 3rd में है, सॉरी पार्ट 9 में है, पार्ट 9 में, ठीक है। पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज को मिलता है, पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज, और पार्ट 9A के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9A आपसे पूछ लिया जाएगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है किस पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला। तो पंचायती राज का पार्ट 9 और म्यूनिसिपैलिटीज़ का पार्ट 9A, और पंचायती राज का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज़ का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जल्दी से देखते हैं। आपको पता है क्या होता था कि जब इलेक्शन हो जाता था तो उसके बाद जिस पार्टी का जो रहता था वहाँ से दल बदली कर लेता था, कि इलेक्शन में तो जीत गए, उसके बाद मास लेवल पे 30-30 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए। तो इस चीज़ से जो है हमारा डेमोक्रेसी का जो है सिस्टम बहुत खराब हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में संशोधन आता है 52nd अमेंडमेंट, 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसके अंदर में क्या किया गया कि ये जो दल बदल वाली चीज़ थी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, कि अगर कोई सदस्य ऐसा करता है अगर, तो फिर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा हिंदी में भी लिखूंगी, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। तो 52nd आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके पूछा जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन से आया, तो 52वें संविधान संशोधन से आपका दल विरोधी कानून आता है, ठीक है। उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका कोऑपरेटिव्स के लिए, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कोऑपरेटिव बॉडीज हैं उनके लिए, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने की राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और गवर्नमेंट शुड एंडेवर, मतलब गवर्नमेंट को ये एंडेवर प्रयास करना चाहिए कि इनको फेवरेबल चीज़ें हों और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकें लोग। गवर्नमेंट शुड एंडेवर फॉर द सेम, गवर्नमेंट शुड, आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि ये जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। इतने में आपका काम हो जाएगा वन लाइनर एग्जाम्स में, एंडेवर फॉर द सेम। तो ये हो गया आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब उसके बाद आते हैं
61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 61st भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वोटिंग से है। आपको पता है 1989 के पहले हमारे इंडिया के अंदर वोटिंग एज क्या थी, वोटिंग राइट्स 21 साल की थी, ठीक है। लेकिन 61st अमेंडमेंट जब होता है तो 1989 में वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया जाता है, 21 साल से वो 18 साल पे आ जाती है। जो आज आप देखते हैं ना कि 18 साल के हो गए हैं, वोट कर सकते हैं, तो पहले वो लिमिट 21 साल थी। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये वोटिंग राइट्स से रिलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है वोटिंग राइट्स। लगभग हर अच्छे एग्जाम्स में, स्टैंडर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। 61st जो हमारा अमेंडमेंट है वो वोटिंग राइट्स से रिड्यूस्ड एज लिमिट फ्रॉम 18 से 21 से 18 रिड्यूस कर दिया जाता है। 21 से 18 जो 21 साल की एज लिमिट होती है उसको 18 साल पे कर देते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो हमारा 61वां जो संविधान संशोधन है वो वोटिंग राइट्स पे है, जिसमें कि सीमा निर्धारित 21 से 18 साल पे कर दिया जाता है वोट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका। 86 क्या है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स। जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल किया जाता है। कैसे? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 86 ये 2002 में होता है, अगर पूछा जाए आपसे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें ईयर्स भी मेंशन करती चल रही हूँ अमेंडमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार नहीं रहता था, मतलब वो संविधान के अंदर था लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन जो है हमारा वो उसको इनकॉर्पोरेट किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर, पार्ट 3 में, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर इसको इंटीग्रेट किया गया। आर्टिकल 21 के अंदर हमारा राइट टू एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 86वें संविधान संशोधन से। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आप इतना याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, ठीक है। ये हमारे 86वां संविधान संशोधन है। राइट टू एजुकेशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा जो 101वां संविधान संशोधन है जो जीएसटी के ऊपर बना 2017 में, 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 रुपये का दान जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी 101 रुपये का, 101 रुपये का दान जो मैं बता रही हूँ आपको याद रखने को बता रही हूँ। तो 101st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो जीएसटी के ऊपर बना, और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017। 101वां संविधान संशोधन आपका बनता है जीएसटी के ऊपर, ठीक। 101वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 102वां, 101 से लेके 106 तक लगभग सब इम्पोर्टेंट है। 102वां बनता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बनता है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय आयोग बनता है बैकवर्ड क्लासेस पर, ठीक। NCBC इसको कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। इसको ये आपके आर्टिकल 338B में आता है, आर्टिकल 338। मैं थोड़ा बड़ा लिखना चाह रही हूँ, बहुत लोगों की कंप्लेन आती है। आर्टिकल 338B, ठीक है। ये जो 101वां था वो जीएसटी का था, 102वां जो था वो आपका नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस का था। उसके बाद आते हैं जो हमारे बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दीजिए, उसके ऊपर हमारा 130वां संविधान संशोधन है, 103 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो इसी पे है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को आरक्षण दिया गया, ईबीसी को, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया, इसके अंदर में ईबीसी को आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण को आपका 103वां संविधान संशोधन के अंदर में किया गया, ठीक है।
उसके बाद आते हैं 104। 104 में बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया कि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई थी, लोकसभा राज्यसभा में, तो लेकिन वो बात हुई थी 10 साल के लिए, लेकिन वो उसको बार बार अमेंडमेंट करके उसको 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो ये जो हमारा 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो इसी के ऊपर है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 104th जो हमारा अमेंडमेंट है वो इनके जो रिजर्वेशन है SC/ST को, रिजर्वेशन फॉर SC/ST, इसको इंक्रीज किया गया। और इसके अलावा जो 2 सीटें होती थी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, उसको खत्म कर दिया गया, एंग्लो ब्रिटिश कम्युनिटी के लिए, एंग्लो ब्रिटिश कम्युनिटी, एंग्लो ब्रिटिश कम्युनिटी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, रिजर्वेशन एंड जो आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारा ये आपका हो गया 104वां रिजर्वेशन जो SC/ST को है, उसको इंक्रीज किया गया हमारा 10% रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद 106वें पे आते हैं जो अभी हाल ही में रिसेंटली हुआ है। इसकी मांग भी काफ़ी, इसकी बात शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट से, पिछले 25-30 साल से ये बिल पेंडिंग था, लेकिन फाइनली इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है। तो जो हमारा 106वां संविधान संशोधन है वो अभी जो हाल ही में पास हुआ, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमारा नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, जो वीमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स में है, ठीक है, इसको नारी शक्ति वंदना, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नारी शक्ति वंदना अधिनियम किस संविधान संशोधन से हुआ, तो फिर वहां पे आपको बताना पड़ेगा 106 नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इसके अंदर में क्या प्रोविजंस होते हैं कि जो आपके लोकसभा में और आपके जो स्टेट असेंबलीज हैं, जो राज्य की विधानसभा है, इसमें आपका 1/3 रिजर्वेशन फॉर वीमेन, मतलब 1/3 आरक्षण आप औरतों को दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, कहाँ, लोकसभा के अंदर। और जो राज्यसभा की जो विधानसभाएं होती हैं राज्यों की, राज्यसभा में नहीं, स्टेट की, देखिए स्टेट की आपके विधानसभा में, ठीक है, जो राज्यों की विधानसभा होती है वहाँ, और लोकसभा में, राज्यसभा को इससे बाहर रखा गया। क्यों रखा गया पता नहीं, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन फिलहाल जो फीचर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। लोकसभा में है और स्टेट असेंबली में है, राज्यों की विधानसभाओं में है और लोकसभा में कि क्या है, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण महिला को, 1/3 आरक्षण महिला। ये जो है हमारा 106वां संविधान संशोधन है, जिसको नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से जानते हैं। और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, जब 2026 में हमारा सेंसस होगा, तो उसमें जब जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद फर्दर जो एलोकेशन होगा, जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद तब इसको लागू किया जाएगा, जो महिला आरक्षण है। तो जो 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हालांकि पास तो हो गया है, लेकिन अभी इसको बहुत दूर तक जाना है, इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल GS गुरुजी में प्रोवाइड करा दूंगी, कल मैं लिंक दे दूंगी, और आप थोड़ा थोड़ा सा नोट भी करते चलिए, उससे आप ही की प्रैक्टिस, जब आप लिख के पढ़ेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहता है। ठीक है, और बाकी पॉइंट वाइज आप बनाते चलिए, लिखते चलिए, मैं PDF भी प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगी इसका। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा पहला अमेंडमेंट था 1951 में, जो जमींदारी अबॉलिशन के लिए आया। उसके बाद हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए 7th अमेंडमेंट आया, और सबसे इम्पोर्टेंट 42nd अमेंडमेंट था, जिसके में हमारे सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, समाजवाद, और उसके बाद संप्रभुता, अखंडता, और समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों फ्रेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फर्दर सरदार सरोवर सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल जो कर्तव्य हैं उनको जो है इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर 97th अमेंडमेंट हमारा कोऑपरेटिव्स का, 73rd अमेंडमेंट है हमारा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का, 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का। फिर हमारा जो है 101वां है GST का। फिर 102वां है हमारा 102 हमारा है, बता रही हूँ, मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है। 102वां है हमारा जो SC शेड्यूल कास्ट का, वो NCPC बनता है, उसका है। फिर हमारा है 103rd जो है वो 103rd वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के, इस पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण जो था उसका था।
फिर हमारा 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और एक शायद मिस हो रहा है 104 का क्या था, 104th अमेंडमेंट था हमारा। ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म किया गया और जो SC ST को रिजर्वेशन फर्दर इंक्रीज किया गया। तो ये सारा आपको मैंने समराइज कर दिया, बाकी PDF में मिल जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको कुछ इसमें आपको फर्दर स्कोप लग रहा हो कि मैं ऐसे पढ़ाई का अपना तरीका कुछ बदलूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।